फ्रेंड्स, कैपिटल गेन सीए इंटर एंड फाइनल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड टेक्निकल हेड है। सबसे पहले सेक्शन 45 चार्जिंग सेक्शन, कोई भी हेड में चार्जिंग सेक्शन की कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो ही वह हेड अप्लाई होता है। कैपिटल गेन में सबसे पहले देयर शुड बी ए कैपिटल असेट्स, देयर शुड बी ए ट्रांसफर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, gain should arise and such gain is not exempt under section 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, G, GA etc. पहली कंडीशन देखो, there should be a capital assets। कैपिटल असेट्स में क्या कवर होगा? कैपिटल असेट इंक्लूड्स फिक्स, सर्कुलेटिंग, मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल एक्सेट्रा। लेकिन कैपिटल असेट में क्या इंक्लूड नहीं होगा? सबसे पहले स्टॉक इन ट्रेड, जो चीज बेचने के लिए लिया है वो कैपिटल असेट नहीं है। दूसरा, पर्सनल इफेक्ट, मूवेबल पर्सनल इफेक्ट, वो कैपिटल असेट्स की डेफिनेशन में नहीं आएगा, उसके भी एक्सेप्शन है। आर्कियोलॉजिकल, स्कल्पचर, ज्वेलरी, पेंटिंग, जो वैल्यूएबल आइटम है वो मूवेबल है, पर्सनल इफेक्ट है, तो भी कैपिटल एसेट्स में आएगा। कैपिटल एसेट्स की एक्सेप्शन में पहला है स्टॉक इन ट्रेड, दूसरा है पर्सनल इफेक्ट। लेकिन इमूवेबल पर्सनल इफेक्ट कैपिटल असेट है, मूवेबल पर्सनल असेट्स कैपिटल असेट्स नहीं है। मूवेबल पर्सनल असेट्स की जो एक्सेप्शन है, वैल्यूएबल ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल, स्कल्पचर, पेंटिंग, वो कैपिटल असेट है। रूरल एग्रीकल्चर लैंड, रूरल एग्रीकल्चर लैंड आप सोचोगे सिक्का का पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा है तो उसके अंदर के 2 किलोमीटर का एरिया अर्बन, बियॉन्ड दैट रूरल। जामनगर का पॉपुलेशन 1 लाख से 10 लाख है तो उसके 6 किलोमीटर का एरिया जो है दैट इज अर्बन, बियॉन्ड दैट रूरल। राजकोट का पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है तो 8 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो है अर्बन एंड बियॉन्ड दैट रूरल। अर्बन एग्रीकल्चर टैक्सेबल है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट न होने की वजह से उसको एग्जम्पशन का बेनिफिट मिलेगा। ये किलोमीटर का डिस्टेंस सिटी मिडल पॉइंट से नहीं, एंड ऑफ द सिटी, जहाँ सिटी का अथॉरिटी का, डेवलपमेंट अथॉरिटी का एरिया ख़त्म होता है, वहाँ से ये किलोमीटर का आपको काउंटिंग कंसीडर करना है। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड, ये सब कैपिटल असेट्स की डेफिनेशन में नहीं आएगा। कैपिटल असेट्स की डेफिनेशन में स्टॉक नहीं, पर्सनल मूवेबल असेट्स नहीं, देन रूरल एग्रीकल्चर लैंड नहीं, स्पेशल बेयर बॉन्ड नहीं, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड नहीं। उसके बाद सेकंड पॉइंट है ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र इंक्लूड सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट एक्सेट्रा। ट्रांसफ़र के एक्सेप्शन क्या है? बहुत सारे पॉइंट है, सी सर्टेन पॉइंट्स। गिफ्ट है, विल है, इनहेरिटेंस है, होल्डिंग टू 100% सब्सिडरी है, 100% सब्सिडरी टू होल्डिंग है, अमालगमेशन है, डीमर्जर है, कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस इनटू इक्विटी है, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर टू शेयर है, वो सब ट्रांसफ़र की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होगा। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स अलग वे से काउंट होगा, इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स का अलग वे से कैलकुलेशन होगा, उस पर 20% आपको इंडेक्सेशन मिलेगा। पीरियड ऑफ होल्डिंग इज रिलेवेंट फॉर डिसाइडिंग शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म असेट्स। इक्विटी प्रेफरेंस शेयर, यानी कोई भी शेयर है वो लिस्टेड है तो 12 मंथ, अनलिस्टेड है तो 24 मंथ, हेल्ड किया है तो लॉन्ग टर्म, अदरवाइज शॉर्ट टर्म। सिक्योरिटीज है, लिस्टेड है तो 12 मंथ,
नहीं लिस्टेड है तो 36 मंथ। जीरो कूपन, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड, लिस्टेड नॉन लिस्टेड दोनों के लिए 12 मंथ है। लैंड एंड बिल्डिंग के लिए 24 मंथ है। इतना पीरियड हेल्ड किया है तो लॉन्ग टर्म है, अदरवाइज शॉर्ट टर्म असेट माना जाएगा। सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अभी हमने प्रीवियस ओनर देखा ना, प्रीवियस ओनर यानी ए मर जाने के बाद वह असेट बी के पास आएगा, बी सेल करेगा, तो बी जब सेल करेगा तब पीरियड ऑफ होल्डिंग काउंट करने के टाइम ए एंड बी दोनों का पीरियड टोटल लेना है, प्रीवियस ओनर का पीरियड ऐड करना है। इंडेक्सेशन फाइंड करने के टाइम ईयर ऑफ एक्विजिशन ए ने परचेस किया, प्रीवियस ओनर ने परचेस किया, वो कंसीडर करना है। प्रीवियस ओनर का पीरियड लेना है, इंडेक्सेशन भी प्रीवियस ओनर के परचेस डेट से आपको कंसीडर करना है। 1/4/2001 पहले का परचेस है तो 1/4/2001 का फेयर मार्केट वैल्यू और कॉस्ट विच एवर इज हायर कंसीडर करना है। इम्प्रूवमेंट 1/4/2001 बाद का है तो ऐसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कंसीडर किया जाएगा, 1/4/2001 पहले का है तो इग्नोर करना है। एडवांस मनी फॉर फ्यूचर, बी ने सेल किया, सामने वाले ने अर्नेस्ट मनी दिया, बाकी का अमाउंट पे नहीं कर पाया तो बी वो मनी खा गया। 13-14 तक एडवांस मनी फॉर फ्यूचर है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में लेस। 14-15 और उसके बाद में आपने एडवांस मनी फॉर फ्यूचर किया है तो अदर सोर्सेज में अदर इनकम कंसीडर करते हैं, इसीलिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से हम लेस नहीं करेंगे। प्रीवियस ओनर का एडवांस मनी फॉरफिटेड हम इग्नोर करेंगे। 1/4/2001 पहले का है तो 1/4/2001 का फेयर मार्केट वैल्यू और कॉस्ट विच एवर इज हायर, इंप्रूवमेंट पहले का इग्नोर, बाद का कंसीडर करो। प्रीवियस ओनर का एडवांस फॉर फ्यूचर इग्नोर करो। करंट ओनर का 13-14 तक का है तो कॉस्ट में से लेस और 14-15 से है तो अदर सोर्सेज में आपको कंसीडर करना है। उसके बाद सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, कन्वर्जन फ्रॉम फिक्स असेट टू स्टॉक इन ट्रेड। आपने 2021 के पहले एज ए असेट यूज़ किया, 2021 में आपने उसको बेचने के लिए निकाल दिया, 22-23 में सेल किया तो सेल वैल्यू माइनस कन्वर्जन डेट का फेयर मार्केट वैल्यू पीजीबीपी, कन्वर्जन डेट का फेयर मार्केट वैल्यू माइनस इंडेक्स कॉस्ट और कॉस्ट विल बी कैपिटल गेन। कंपल्सरी एक्विजिशन, कंपल्सरी एक्विजिशन में गवर्नमेंट ने असेट कंपल्सरीली एक्वायर किया है तो जब एक्वायर किया उसी ईयर का इंडेक्सेशन ईयर मल्टीप्लाई होगा। जब पार्ट ऑफ इनिशियल कंपेंसेशन मिला है, पूरे इनिशियल कंपेंसेशन पे आपको टैक्स भरना है। जब आप सेटिस्फाइड नहीं हो कोर्ट में जाओगे, कंपेंसेशन इनहेंस होगा तो इनहेंस कंपेंसेशन जब मिलेगा तब टैक्सेबल सिर्फ लीगल एक्सपेंस उसमें से डिडक्ट होंगे। बाद में आइदर सामने वाली पार्टी कोर्ट में गई, कंपेंसेशन रिड्यूस हुआ तो हम जब ऑर्डर आया उस ईयर ख़त्म होने से 4 ईयर में रिफंड क्लेम कर सकते हैं, लेकिन दोनों में इनहेंस एंड रिड्यूस दोनों में आपको सिर्फ लीगल एक्सपेंस अलाउ होंगे। डेप्रिसिएबल असेट्स, हम जिनने जब पीजीबीपी किया था मालूम है यहाँ पे ब्लॉक कंसेप्ट फॉलो किया जाता है। ब्लॉक कंसेप्ट यानी सेम नेचर का असेट, सेम परसेंटेज का असेट, उसको एक ही काउंट किया जाता है। 10 प्लांट है, 15% वाले हैं तो उसको एक ही असेट मानना है। जब आपने सब असेट बेच दी, 15% वाली सब प्लांट एंड मशीनरी बेच दिया, बाद में भी WDV बचा हुआ है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। असेट पड़ी हुई है, WDV नील हो गया तो अब जितनी असेट बेचोगे ना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। डेप्रिसिएबल असेट पे इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, डेप्रिसिएबल असेट का गेन ऑलवेज शॉर्ट टर्म माना जाएगा। नॉन रेसिडेंट पर्सन फॉरेन करेंसी में फंड यहाँ लेके आएगा, इंडियन कंपनी के से सिक्योरिटी परचेज करेगा तो आपको गेन फॉरेन करेंसी में फाइंड करना है। यहाँ जो शेयर परचेज किए हैं वो रुपीज़ में किया है
उसको डेट ऑफ ट्रांसफ़र के एवरेज रेट बाइंग एंड सेलिंग डिवाइड 2 का रेट डिवाइड करके सेल कंसिडरेशन इन फॉरेन करेंसी फाइंड करना है। ट्रांसफ़र के एक्सपेंस उसमें भी डेट ऑफ ट्रांसफ़र का एवरेज रेट कंसीडर करके फॉरेन करेंसी में फाइंड करना है। परचेस डेट का परचेस कॉस्ट उसको भी उसी डेट का एवरेज रेट डिवाइड करके परचेस कॉस्ट फॉरेन करेंसी में फाइंड करना है। फॉरेन करेंसी का सेल कंसिडरेशन, फॉरेन करेंसी का परचेस लेस करने के बाद कैपिटल गेन फॉरेन करेंसी में आएगा, उसको बाइंग रेट से रुपीस में कन्वर्ट करके टैक्स भरो। फ्रेंड्स याद रखो, सेल परचेस एंड एक्सपेंस एवरेज रेट बट कैपिटल गेन बाइंग रेट। उसके बाद ईसोप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, जब कंपनी ने दिया हुआ है तब एम्प्लॉई ने फेयर मार्केट वैल्यू कंसीडर करके सैलरी में टैक्स भर दिया है। वो ईसोप जब बेचने जाएगा तब सेल कंसिडरेशन माइनस फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज दैट विल बी कैपिटल गेन। परक्विजिट में सैलरी में फेयर मार्केट वैल्यू तक का टैक्स भरा है, तो अब बेचा है तो सेल कंसिडरेशन माइनस फेयर मार्केट वैल्यू विल बी कैपिटल गेन। राइट शेयर है, एग्जिस्टिंग होल्डर को मिलता है, दूसरे को रिनाउंस कर रहा है, तो उसका गेन शॉर्ट टर्म मेरे हाथ में, जिसका राइट शेयर है उसके हाथ में होगा। जिसने परचेस किया है, कंपनी से परचेस किया है तो कंपनी को पे किया वो, दूसरे किसी से राइट परचेस किया है तो दूसरे को पे किया है, प्लस कंपनी को पे किया है, दोनों का टोटल कैपिटल कॉस्ट माना जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में काउंट होगा। बोनस से आपने 1 फेब 2018 के बाद सेल किया है, तो 31 जनवरी 2018 का NAV फेयर मार्केट वैल्यू और सेल कंसिडरेशन विच एवर इज लेस, उसका जो आंसर आएगा उसको 1/4/2001 पहले का बोनस शेयर है तो उसका फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। 31 जनवरी 2018 फेयर मार्केट वैल्यू सेल कंसिडरेशन विच इज लोअर, उसका आंसर प्लस 1/4/2001 का फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर, दैट विल बी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बाईबैक, डोमेस्टिक कंपनी से परचेस कर रही है, 115 QA में 23.296% टैक्स भर रही है, तो शेयर होल्डर के हाथ में एग्जम्प्ट। शेयर है, डोमेस्टिक कंपनी है, 23.296 115 QA में भर रही है, तो शेयर होल्डर एग्जम्प्ट। सिक्योरिटी है और नॉन डोमेस्टिक कंपनी है, तो शेयर होल्डर के हाथ में 46A में टैक्सेबल किया जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी से कुछ कंपेंसेशन मिलता है, फायर, एलियन एनिमी की एक्शन, देन आपको टोटल 4 रीज़न है, जिस 4 रीज़न की वजह से कंपेंसेशन इंश्योरेंस कंपनी ने दिया हुआ है। नेचुरल कैलेमिटीज है, सोशल डिस्टर्बेंस है, फायर है, एलियन एनिमी का एक्शन है, तो आपको कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा। अदरवाइज रोड एक्सीडेंट और अदर रीज़न है तो कैपिटल गेन टैक्सेबल नहीं होगा। हमारा फ्रेंड के साथ दुश्मनावट है, हमारे गुड्स को नुकसान पहुंचाया है, तो कैपिटल गेन टैक्सेबल करना है। रोड एक्सीडेंट में गुड लॉस हुआ है, इंश्योरेंस कंपनी ने वैल्यू से ज़्यादा दिया है, तो कैपिटल गेन टैक्सेबल नहीं करना है। 50B स्लम सेल, एक यूनिट हमारा बंद हो रहा है, सीक हो रहा है, हम बेच रहे हैं, तो फेयर मार्केट वैल्यू और सेल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर कंसीडर करना है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नेटवर्थ लेना है, नेटवर्थ लेस करना है। नेटवर्थ में इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, नेटवर्थ में रिवैल्यूएशन किया हुआ है तो असेट को रिवैल्यूएशन लेस करके रिड्यूस करना है, और बाद में जो गेन आएगा दैट विल बी कैपिटल गेन। 50C, जब लैंड बिल्डिंग सेल करते हो, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन और दस्तावेज का वैल्यू, स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी का वैल्यूएशन और हमारा फेयर मार्केट वैल्यू सेल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर विल बी कंसिडर्ड। हम हायर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हम स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी से डिस्प्यूट में जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो फाइनल होगा दैट विल बी सेल कंसिडरेशन। हम स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी में
डिस्प्यूट में नहीं जा रहे, वहाँ पे हम 5% स्टैंप ड्यूटी भर देते हैं, वॉट एवर रेट एप्लीकेबल। तो यहाँ पे इनकम टैक्स अथॉरिटी के साथ हमने सेल कंसिडरेशन कंसीडर किया है, वो 50,000 और 15% से ज़्यादा डिफरेंस है तो 55A में हम ऑफिसर को बोल के वैल्यूएशन ऑफिसर के पास वैल्यूएशन करवा सकते हैं। डेट ऑफ एग्रीमेंट एंड सेल डीड के दिन स्टैंप ड्यूटी चेंज हो गई है, तो डेट ऑफ एग्रीमेंट के दिन का स्टैंप ड्यूटी कब लेना है, जब कंसिडरेशन आपने बैंकिंग चैनल से पे किया है। तो जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, आपका ज़मीन था, मैंने बांधकाम किया है, बाद में मैं बेच रहा हूँ, कंप्लीशन आने के बाद सेल कर रहा हूँ, तो कंप्लीशन डेट के दिन टैक्स भरना है। कंप्लीशन से पहले सेल कर रहा हूँ तो जब पोजीशन दे रहा हूँ ना, तब टैक्स मुझे भरना है। रिवर्स चार्ज मॉर्गेज, सीनियर सिटीजन, वैल्यूएशन का 60%, 20 ईयर्स तक बैंक को मकान दे के एवरी मंथ लोन का इंस्टॉलमेंट ले सकते हैं। वो इंस्टॉलमेंट पे नहीं करना है, लीगल है के हाथ में मकान आएगा और बैंक को वो मकान बेच के लोन भर देगा और बैंक वो मकान बेच के जो बचेगा वह पेमेंट लीगल है को किया जाएगा। सीनियर सिटीज़न है, 5 ईयर्स में रिन्यू करना है, 60% तक देना है एंड लोन का रीपेमेंट नहीं करना है। ये ट्रांसफ़र की डेफिनेशन में कवर नहीं होगा। लीगल है बेच के बैंक को पेमेंट करेगा और बैंक बेच के लोन रिकवर करके लीगल है को बाकी का मनी दिया जाएगा। टैक्सेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है 112(111A एंड 112A। हम पहले समझ रहे हैं 111A। 111A में आपका सेल्स इक्विटी ओरिएंटेड, STT पेड, स्टॉक एक्सचेंज में ट्रांसफ़र हुआ है तो 15% टैक्स भरना है। अदरवाइज स्टॉक एक्सचेंज में ट्रांसफ़र नहीं किया है तो नॉर्मल इनकम शॉर्ट टर्म में काउंट किया जाएगा। 112A में इक्विटी ओरिएंटेड फंड है, STT पेड है, स्टॉक एक्सचेंज में ट्रांसफ़र हुआ है तभी भी STT पेड होता है। 1 लाख तक एग्जाम बियॉन्ड दैट 10%। 112A में 111A में 87 का रिबेट नहीं मिलेगा, 80C to 80U का डिडक्शन नहीं मिलेगा। डेट विद 112 लैंड बिल्डिंग है, सेल्स है, आउटसाइड स्टॉक एक्सचेंज ट्रांसफर हो रहा है, लॉन्ग टर्म है तो 20% टैक्स। लेकिन सेम एक ऑप्शन है, लिस्टेड है, आउटसाइड स्टॉक एक्सचेंज ट्रांसफर हो रहा है, विदाउट इंडेक्सेशन 10% एंड विथ इंडेक्सेशन 20%, दोनों काउंट करना है। जहाँ पे टैक्स कम आ रहा है वो आपको सिलेक्ट करना है। 112 लैंड बिल्डिंग, अदर असेट डायरेक्ट 20%, शेयर, आउटसाइड स्टॉक एक्सचेंज, लिस्टेड, ऑप्शन 10% विदाउट इंडेक्सेशन, 20% विथ इंडेक्सेशन। लेकिन 112, 111A, 112A में एग्जम्पशन लिमिट मिलेगा पहले अदर इनकम के साथ, पहले अदर इनकम के सामने आपको एग्जम्पशन लिमिट मिलेगा, बाद में कुछ बचा है तो 112, 111A एंड 112A में आपको एग्जम्पशन मिलेगा। 80C to 80U तीनों में से किसी में नहीं मिलेगा। रिबेट 87 है, सिर्फ 112A में ही मिलेगा। लेकिन याद रखो एग्जम्पशन लिमिट रेसिडेंट को ही मिलता है इन तीनों में, 112, 112A एंड 111A। उसके बाद देखो फ्रेंड्स एग्जम्पशन 54 का इंडिविजुअल एंड HUF लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सेल करेगा। सेल डेट के 1 ईयर बिफोर, 2 ईयर आफ्टर, इन बिटवीन परचेज किया है और 3 ईयर्स के अंदर कंस्ट्रक्शन किया है तो अमाउंट इन्वेस्टेड तक एग्जम्पशन मिलेगा। वह मकान 3 साल रखना है, अदरवाइज एग्जम्पशन रिवोक हो जाएगा और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा। इन बिटवीन रिटर्न फाइलिंग तक आपने मकान परचेस और कंस्ट्रक्ट नहीं किया तो स्कीम ऑफ डिपॉजिट में कैपिटल गेन अकाउंट में रख देना है, उसी पर्पज़ के लिए फ्यूचर में यूज़ करना है। नहीं किया है तो 3 साल के बाद वो जो पीरियड खत्म होता है उसके बाद आपको एग्जम्पशन रिवोक होगा एंड टैक्स भरना पड़ेगा। 54B इंडिविजुअल HUF अर्बन एग्रीकल्चर लैंड सेल कर रहा है, सेल से पहले 2 साल तक एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ किया था, सेल डेट से नेक्स्ट 2 ईयर में अर्बन और रूरल एग्रीकल्चर लैंड परचेज किया है।
तो एग्जाम्पशन अमाउंट इन्वेस्टेड तक मिलेगा। 3 साल लॉक इन पीरियड है, स्कीम ऑफ डिपॉजिट एप्लीकेबल है एंड रिवोकेशन आइदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म है। 54D कंपलसरी गवर्नमेंट ने एक्वायर किया है, लैंड एंड बिल्डिंग इंडस्ट्रियल पर्पस वाला एक्वायर किया हुआ है, लास्ट 2 ईयर आप उसी पर्पस के लिए यूज़ कर रहे थे, और नया लैंड एंड बिल्डिंग आप 3 साल में परचेस कर रहे हो तो एग्जाम्पशन मिलेगा। स्कीम ऑफ डिपॉजिट एप्लीकेबल, रिवोकेशन नया एसेट बेच दोगे तो 3 साल में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म होगा। 54EC देखो, डी है वो एनी पर्सन को अप्लाई होगा, EC है वो एनी पर्सन को अप्लाई होगा। लैंड बिल्डिंग बेचा है, नया बॉन्ड नेशनल हाईवे अथॉरिटी और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन आपने परचेस किया हुआ है। पर ईयर मैक्सिमम परचेस 50 लाख तक कर सकते हो। उसका मतलब आपने 1 करोड़ तक का एग्जाम्पशन कब ले सकते हो? जब आपने लास्ट 6 मंथ में सेल किया हुआ है। तो 50 लाख का अभी लो, 50 लाख का अप्रैल में लो। फॉर एग्जाम्पल 50 लाख का जनवरी में लो, 50 लाख का अप्रैल में लो, तो 1 करोड़ तक का 50EC का एग्जाम्पशन मिल पाएगा। अदरवाइज 50 लाख तक NHA और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन REC, नेशनल हाईवे अथॉरिटी NHA, उसमें आपको एग्जाम्पशन मिलेगा। उसका लॉक इन पीरियड 5 साल है। स्कीम ऑफ डिपॉजिट एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? डेट ऑफ ट्रांसफ़र से 6 महीने के अंदर परचेस करना है। स्कीम ऑफ डिपॉजिट एप्लीकेबल नहीं। जब आप विड्रॉ करोगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 5 साल का लॉक इन पीरियड है। 54F एक ही एक्सेप्शन है जो प्रपोज्ड एग्जाम्पशन दे रहा है। इंडिविजुअल HUF रेसिडेंस प्रॉपर्टी के अलावा कुछ बेचा है, क्यों? रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बेचेगा तो 54 अप्लाई होगा ना, वहाँ बेनिफिट टोटल मिलता है। वहाँ पे आपको 2 मकान है तो 2 करोड़ का लिमिट है, 1 मकान है तो कोई लिमिट नहीं है। लेकिन 54F में जब बेचा है ना, तब आपके पास जो परचेज कर रहे हो उसके अलावा 1 से ज़्यादा मकान नहीं होना चाहिए। अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन, अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइड बाय नेट सेल कंसीडरेशन के प्रपोज नेट में एग्जम्पशन मिलेगा। रिवोकेशन में भी ख्याल रखो, जितना अनयूटिलाइज है उसको आप रेशियो में कैपिटल गेन डिवाइड बाय नेट सेल कंसीडरेशन उतना ही रिवोक करो। उसका भी 3 ईयर लॉक इन पीरियड, स्कीम ऑफ डिपॉजिट एप्लीकेबल। जब विड्रॉ करोगे तब आपको शॉर्ट टर्म, तब आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल करना है। 54 इंडिविजुअल HUF, 54B इंडिविजुअल HUF, 54F इंडिविजुअल HUF, बाकी सब एनी पर्सन। 54B एंड D शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, बाकी के सब ओनली लॉन्ग टर्म। 54 मकान के सामने मकान, 54B अर्बन एग्रीकल्चर के सामने रूरल एंड अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, 54D इंडस्ट्रियल के सामने इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग, EC एनी लैंड एंड बिल्डिंग के सामने NHA REC, 54F अदर देन हाउस एंड परचेस ओनली हाउस। फ्रेंड्स, बने रहे मेरे साथ, हर एक टॉपिक के रिवीजन वीडियो मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस चैनल। ये प्ले स्टोर में जाइए, तेजवा इंस्टीट्यूट डाउनलोड करिए, हर एक सीक्वेंस में वीडियो मिलते रहेंगे। मैं जो बोल रहा हूँ वो पोस्ट करके पॉइंट लिखिए, तो एग्ज़ाम के दिन रिवीजन करना इजी रहेगा। थैंक यू वेरी मच।